नमस्ते दोस्तों। आज हम सोल्व करेंगे रीट का शिफ्ट 4 का डी सीरीज़ का पेपर और इसमें हम सोल्व करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल, डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा तो आप केवल इसमें आंसर मैच करते जाइए। अपनी नोटबुक में या फिर किसी भी रफ कॉपी में क्वेश्चंस के नंबर लिख लीजिए और उसके आगे जो मैं ऑप्शन बताऊंगा उस ऑप्शन को लिख लीजिएगा और अपनी ओमआर में से उसको आप चेक कीजिएगा कि कौन सा आपका सही है। जो सही है राइट कर लीजिएगा, जो गलत है उस पर रोंग लगा लीजिएगा। तो जितने सही होंगे उतने आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि लब्धि की निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है MA/CA × 100, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मसातकरण है, एसिमिलेशन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार है वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षार्थी की जगह छात्र है तो कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति को चित्रों की श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह किस तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसा दोस्तों थेमेटिक या परसेप्शन टेस्ट, कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी 3 ऑप्शन इसके वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। अब जल्दी जल्दी आंसर देखें, समझने का अपन बाद में करेंगे। RTA अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो जो मान्यता का जो प्रमाण पत्र है, यदि वो नहीं होगा तो कोई भी विद्यालय अपना संचालन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। सीखना किस किस प्रक्रिया में होता है? शारीरिक में होता है, मनोवैज्ञानिक में होता है, पर्यावरणीय में होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। कौन सा वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? निकटतम किसके रहता है? माता पिता के, अपने भाई बहनों के। तो जो सूक्ष्म प्रणाली होता है उसमें वो रहता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, किस वैज्ञानिक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो जो वैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? मतलब जैविक रूप से जो व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता है वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए आप, स्थिति जन्य संरचना, सिचुएशनल स्ट्रक्चर, मतलब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये जैविक निर्धारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है प्रगति, वो सामान्यतः आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, RTA अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। RTA 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा जो है वो होती है पहली से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए 15 के आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? मतलब किस किस क्षेत्र के अंदर नवीन शोध किए जा रहे हैं? तो पहला है कोशिका विज्ञान, इसमें भी किए जा रहे हैं। दूसरा है जीवमिति, इसमें भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, इसमें भी किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। जब आपके 2 ऑप्शन सही हो जाए और ऑप्शन दिया हुआ उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आप करके आ जाइएगा। RTA अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो प्रति सप्ताह जो RTA है वो 45 घंटे का काम करने का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर बी 17 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, मतलब मंदबुद्धि बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? मंदबुद्धि बालकों को उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन का जीविकोपार्जन कर सके, अपना जीवन आसानी से जी सके। तो मतलब व्यावसायिक कौशल उनको सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, अधिक से अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना।
तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में स्किनर ने बोला था कि नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, जो पुनर्बलन है वो तुरंत होना चाहिए। इसलिए आंसर जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान के जो सोपान है उनमें से कौन सा एक कदम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, गतिशील दृष्टिकोण, डायनामिक अप्रोच, उनके सोपानों में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, परीक्षण की रिक्त स्थान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। मतलब यदि एक ही टेस्ट को दो अलग अलग परीक्षण में लिया जाए, अलग अलग परिस्थितियों में लिया जाए, तो ऐसा कौन सी विशेषता उसमें होनी चाहिए कि वो परिणाम जो है वो समान रहे। तो ऐसी होगी क्वेश्चन नंबर वो क्या, ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 जो है उसके अंतर्गत ये मुफ्त शिक्षा का अधिकार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब प्रतिभाशाली बच्चों की जो पहचान है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। माता पिता की राय में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण। तो हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम के अनुसार प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक रचनात्मक तत्व है। मतलब फ्राइड के अनुसार प्राथमिक तत्व कौन से हैं व्यक्तित्व के। एकदम सिंपल, इदम, अहम, परा अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं समस्थिति, होम्योस्टेटिक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 25 का आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। सीता को किस प्रकार की प्रेरणा है। तो सीता को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रेरित नहीं किया जा रहा, सीता स्वयं से प्रेरित है। तो जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होता है तो वो प्रेरणा होती है आंतरिक प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 विचारण। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस प्रकार की गतिविधि से नहीं होता। तो जो आसीन जीवन शैली है ऑप्शन नंबर सी, मतलब उदासीन जो जीवन शैली होती है वो मानसिक विकास को बढ़ाने की बजाय कम कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है मनोवैज्ञानिक डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें है डार्विन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी पेशेगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक प्रचालन। तो जो चक्रीय चरण है ऑप्शन नंबर सी है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि जो चक्रीय चरण है वो उसके सोपानों में नहीं आता, उसकी जो अवस्थाएं हैं उनमें नहीं आता। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों, आज हम शिफ्ट 4 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सीरीज डी के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है बहुविकल्पीय प्रश्न, नहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ी दें। निबंधात्मक प्रश्न, तुलसी ग्रंथों के नाम लिखने के लिए निबंध थोड़ी लिखना है। ऑप्शन नंबर डी वर्गीकृत प्रश्न, वर्गीकरण नहीं करना। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघुत्तर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है।
ऑप्शन नंबर ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर बी है वैधता, ऑप्शन नंबर डी है व्यावहारिकता। तो ये तीनों गुण होने चाहिए, लेकिन असंगत है अति व्यापकता। व्यापकता होनी चाहिए, अति व्यापकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। सही बात है। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं न हो, ये नेगेटिव, गलत हो गया। छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव, तनाव एक नेगेटिव वर्ड है, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। नहीं, अच्छे अंक के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, अच्छे गुणों के लिए पढ़ाई होती है। ओके, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 44 तक के जो आंसर होंगे वो इस पैराग्राफ के ऊपर होंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि इस पैराग्राफ का कोई यूज नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, घोर शब्द का पर्याय है। तो घोर शब्द का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर ए कठिन। क्वेश्चन नंबर 36, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। तो अत्याचारी का संधि विच्छेद होता है अति प्लस आचारी। तो ई प्लस आ की जो मात्रा है स्वर संधि है। अब स्वर संधि में ई और आ जो होता है वो आपस में मिलके ई का यह हो जाता है। तो ये ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है यण संधि में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कालाग्नि शब्द में समास है काल रूपी अग्नि। तो ऐसा क्या है? उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य किस में आते हैं? कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक, उसके, नहीं। बी, ऑप्शन बी तेज, नहीं। ऑप्शन डी सीमा, नहीं। ऑप्शन सी पवित्रता, यस। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है। तो अव्यय वे होते हैं जिनका लिंग, वचन आदि के हिसाब से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ, कुछ में चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्यत काल हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो अंडरलाइन कर रखा होता है उसी के बारे में सवाल किया जाता है, तो पूरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें है बहुत को अंडरलाइन किया गया। तो बहुत का अंडरलाइन का है क्वेश्चन की वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत मतलब परिमाण तो बता रहा है लेकिन निश्चितता नहीं बता रहा कि कितने हैं। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। शिथिलता, शिथिलता एक भाव है, तो यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो। तो ऐसा होता है सात्विक, ऑप्शन नंबर ए एकदम सिंपल आंसर था इसका। तो क्वेश्चन नंबर 43, कोप शब्द का विलोम शब्द है। कोप का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। तो इसका आंसर होगा पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं बताना, विलोम बताना, इसका अपोजिट बताना है। तो कोप का अपोजिट होता है उसके ऊपर कृपा करना, दया करना। तो ऑप्शन नंबर डी कृपा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, उद उपसर्ग वाला शब्द है। उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है उत्साह, केवल इसी में उद उपसर्ग है, बाकी में तो अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 टू 50 तक के जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश के ऊपर होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये गद्यांश केवल देखने के लिए होता है, बाकी इसका कुछ यूज ज़्यादा नहीं होता। कई बार होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। तो आप इसमें पढ़ने की बजाय क्वेश्चन जल्दी से देखें ताकि आपका टाइम भी बचता हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक। देखिए रेखांकित शब्द, तो केवल रेखांकित का क्वेश्चन देखिए कि रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य कौन सा है। तो आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये तो इसी के जैसा है, जबकि हमें तो इसके अपोजिट बताना है।
तो ऑप्शन नंबर बी आत्मा संबंधी ज्ञान, ये भी सिमिलर सा हो गया। ऑप्शन नंबर सी आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये भी सिमिलर सा हो गया। लेकिन डी, ऑप्शन नंबर डी दुखपूर्ण प्रत्यय स्मरण, तो ये इसका अपोजिट हो गया, आध्यात्मिक का अपोजिट हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन जो शब्द है वो कौन सा है? तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है राते, ये एक बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47, धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है? नहीं देता है, तो सीधा सीधा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, मतलब बाकी के जो 3 होंगे वो सेम लिंग के होंगे और एक जो होगा वो अलग लिंग का होगा। साधु पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर डी जवान पुल्लिंग, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है प्रकृति स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, साय और प्रातः है, दिन और रात विधाता, डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन में कि रेखांकित शब्द में जो विपरीत लिंग है वो क्या होगा? तो विधाता का स्त्रीलिंग, विधाता क्या है? पुल्लिंग, तो विधाता का स्त्रीलिंग होता है विधात्री, तो ऑप्शन नंबर ए विधात्री इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। यदि वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलते हैं तो एक अंग्रेजी से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये प्रकृति के जवान साधु हो गए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो एक तरीके से पास्ट है, हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है जो वाक्य जैसा है वैसा है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो ऑप्शन है ए शगुन मेरी सहेली है, अब है तो है एकदम विधान बता दिया उसने कि है बस है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो एक क्या हो गया प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर बी है ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका रॉन्ग आंसर होगा। रॉन्ग मतलब इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, कहने में वैसे नेगेटिव है बट आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो इसको जो अर्थ को प्रकट करता है इस मुहावरे को वो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए घाव हरा होना। क्वेश्चन नंबर 54, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है, इसमें एक बात कही गई है और उसके अपोजिट दूसरी कही गई है, तो ये एक तरीके होते हैं आंसर देखने के। तो देखिए एक कथन होगा और दूसरा उसका अपोजिट होगा। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ये एकदम सीधा सा नहीं। ऑप्शन नंबर सी सब और कष्ट ही कष्ट होना, ये भी एक सीधा सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः बंधन रहित, ये भी सीधा सेंटेंस है। बट ऑप्शन नंबर डी बुद्धिहीन किंतु संपन्न, इसमें 2 चीज़ों को जोड़ा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका कंट्रास्ट जो बता रहा है ऑप्शन नंबर डी वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, तो जो भाषाओं का जो शिक्षण किया जाता था प्राचीन काल में उस समय जो विधि यूज में ली जाती थी उस विधि के अतिरिक्त ऐसी कौन सी विधि है जो वर्तमान में तो प्रचलित है परंतु प्राचीन समय में उसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलता? तो ऐसी होती है ऑप्शन नंबर सी खेल विधि। खेल विधि के अंदर आती है डाल्टन विधि, मोंटेसरी विधि, ये सब खेल विधि में आती है, किंडरगार्टन विधि ऐसी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये तो आप जब बीएड की जब डिग्री की जब कॉलेज में जा रहे थे तो उस समय भी बताते हैं कि जो कीथ और प्रोफेसर एलन है उनका सूक्ष्म शिक्षण ऑप्शन नंबर ए में महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 57, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना चिंतन तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? तो ये जो कहा गया है कि मानसिक विकास तेज गति से होता है ये सब किस अवस्था के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है
किशोर काल के लिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है किशोर काल के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है। देखिए जो 58 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि बच्चों के बैठने का जो आसन ठीक किया जाता है वो शैशव अवस्था में किया जाता है। बच्चों को बैठना उनकी छोटी उम्र में सिखाया जाता है, लेकिन इनका जो विविध सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, तो ये बच्चे नहीं कर सकते, तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे करते हैं। तो इसमें एक कंट्रास्ट है, इसलिए जो 58 है इसका आंसर जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उसी से मैच कर लीजिएगा, वैसे हम उसको भी अपलोड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 6 से 9 वर्ष की आयु का जो बालक होता है छोटी उम्र का, वो जल्दी से सीखने की कोशिश करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होने उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो जो ध्वनियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की निकालना, इस प्रकार की समस्या जो है वो छोटे बालकों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी, शिशु स्तर पर ऐसी प्रॉब्लम आती है। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्ते, इस वीडियो में हम शिफ्ट 4 सीरीज डी के सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के आंसर्स देखेंगे। तो इंग्लिश के जो सेकंड लैंग्वेज है वो पेज नंबर 41 से स्टार्ट है, तो आ जाइए पेज नंबर 41 पर। पेज नंबर 41 पर है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 51, इवेल्यूशन इज डन ऑन दी 2 बेसिक्स। तो ये जो 2 बेसिक्स होते हैं ये होते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स, राइट। ऑप्शन बी परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, इट इज़ राइट। ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स, वर्क हैबिट्स, क्लीनलीनेस एंड कोऑपरेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो राइट। सो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबोव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्लास मैगजीन्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ। जो क्लास मैगजीन्स है वो किसके एग्जाम्पल होता है, तो ये प्रोजेक्ट वर्क का एग्जाम्पल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिमेडियल वर्क इज टू। रिमेडियल वर्क जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसमें दो बी जो है आइडेंटिफाई द, ऑप्शन बी आइडेंटिफाइड द केसेस हु आर लैक इन स्टडीज़, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ दियर बैकवर्डनेस, ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो अब देखते हैं बोर्ड वाले इसको कौन से को सही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, रिमेडियल टीचर शुड कीप ए लिसनिंग विद द पेरेंट्स टू। रिमेडियल टीचर क्या रखना चाहिए, उसे करना चाहिए टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 तक के जो क्वेश्चंस है वो हम इस पैराग्राफ के आधार पर देखेंगे, लेकिन इस पैराग्राफ का ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि ये इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आप इनको आसानी से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डू यू लाइक टू ईट अ पिज्ज़ा, डू यू प्रीफर अ हैमबर्गर। द टू क्वेश्चंस कैन बी कंबाइंड यूजिंग। जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कौन सा कनेक्टिव लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ए एंड नहीं लगा सकते, ऑप्शन बी और, देखिए और लगा कर देखिए, डू यू लाइक टू ईट अ पिज्ज़ा और डू यू प्रीफर अ हैमबर्गर, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, आई एम श्योर इट इज़ ट्रू, द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग। ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनको किस कंजक्शन के साथ में इसको कंबाइन कर सकते हैं, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी दैट। क्वेश्चन नंबर 68, मैनी ए मैन, जो मैनी ए मैन होता है ये सिंगुलर होता है, तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी है उसमें सिंगुलर वर्ब है और ऑप्शन नंबर ए में सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके जो मीनिंग को देखेंगे तब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक प्रीसियस मेटल्स, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आर, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर जो है दो नाउन हो गई तो प्लूरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, ब्लैंक
नो वन हैड अ वर्क फॉर इट ब्लैंक द अंडरलाइन वर्ड इज द लाइन फ्रॉम द पैसेज स्टैंड्स फॉर। इन्होंने बोला है कि ये जो इट है ये किसके लिए यूज़ किया गया है। जो पैराग्राफ था आपका ऊपर, ये जो पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में ये किसके लिए यूज़ किया गया है, इट। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें एक बिग बोट के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 75 के जो क्वेश्चंस है वो नीचे दी गई पोएम के अनुसार हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हाल्क्रियन वाइल्ड द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द एक्सट्रैक्ट इज। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें एज का यूज़ किया गया है जो कि विंग्स के रूप में, ब्लू के रूप में इसे बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है, सिमिली होगा इसमें। एज, लाइक, सच एज ऐसे वर्ड आने पर मैक्सिमम सिमिली होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 पर। द राइम स्कीम इन द स्टेंजा इज। जो राइम स्कीम होती है वो पोएम के लास्ट में देखी जाती है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में वेवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे। फर्स्ट जो है लाइन उसका लास्ट में है डेई, सेकंड लाइन में है डेई, इट इज़ नॉट डे इट इज़ डेई, एंड सेकंड में है गई, एंड थर्ड में है वाइल्ड, एंड द फोर्थ में है चाइल्ड। तो डेई, गई, ये दोनों में राइम स्कीम सेम है। तो इसका होगा ए वाइल्ड, चाइल्ड बी। तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी में बी। जो प्लॉट है स्टोरी का वो क्या हो सकता है, वो कॉमिक भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, सटायरिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74, डेविड वाज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम। जो डेविड है उसको एक दीवार बताया गया है अपनी क्रिकेट टीम की। तो डेविड एक इंसान है, वॉल एक निर्जीव है, इनएनिमेट आइटम है। तो इसकी डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो वो होता है मेटाफर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस इन। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो है उसको किस में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण किया जाता है, जिसमें निर्जीव वस्तु का वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, यू ब्लैंक बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ कमेंट। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, शुड, तुम्हें होना चाहिए, अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसमें मोरल ड्यूटी हो गई, तो इसमें आ गया शुड, यू शुड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, ही चेस्ड द थीफ एज फार एज ही। तो इस प्रकार के सवाल में बताया जा रहा है कि उसने थीफ का पीछा किया जहाँ तक वो कर सकता था। तो कर सकता था पास्ट आ गया, मतलब एबिलिटी पास्ट में। तो एबिलिटी प्रेजेंट में होती है तो कैन होता है, लेकिन एबिलिटी पास्ट में है तो कुड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, द कार सीम्ड टू हैव। अब इसमें जो है ये जितने भी ऑप्शन ए बी सी डी, इनके जब आपको मीनिंग पता होंगे तो आप इन इडियम्स के मीनिंग के आधार पर इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मतलब होता है हवा में गायब हो जाना, मतलब तुरंत अचानक से गायब हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, ड्रामा ओरिजिनेटेड इन। जो ड्रामा है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से था, तो ग्रीस से था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 80, एन ऑक्टेव इज एन स्टेंजा विद ब्लैंक लाइन्स। जो ऑक्टेव होता है उसमें कितनी लाइंस होती है, तो उसमें होती है 8 लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और जो सेस्टेट होता है उसमें 6 लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 81, द 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैव ब्लैंक साउंड सिंबल। जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स है 26 लेटर्स है उनमें कितने साउंड सिंबल होते हैं, तो ये होते हैं 44 फोनेटिक सिंबल बोलते हैं जिनको, वो होते हैं 44। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइंड लेटर इन द वर्ड थिन इज। तो थिन के अंदर कौन सा फोनेटिक सिंबल है, तो क्वेश्चन नंबर 82 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थी। क्वेश्चन नंबर 83, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लंग इज। जो लंग है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84,
द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ ए इज, जो ए साउंड है वो कौन से वाले वर्ड में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका डायरेक्ट आंसर हो गया, सीधा का सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, एच इज़ ए ब्लैंक साउंड, तो एच है वो किसी प्रकार का साउंड है? तो एच एक वॉइसलेस साउंड होता है एच, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव इज एन इम्पेरेटिव ऑफ, एक्सप्रेशन इम्पेरेसिव होनी चाहिए, ये किसका इम्पेरेटिव है? ये नेचुरलनेस का इम्पेरेटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। तो क्वेश्चन नंबर 87, फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ स्पीकर इज एसेंशियल, स्पीकर को फ्रीडम देना एक एसेंशियल है, ये किस में बताया जाता है? ये बताया जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 88, ब्लैंक इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है उसका क्या एडवांटेज होता है? उसका एडवांटेज होता है कि हम आसानी से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा स्पीच एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 89, लैंग्वेज हैज़, जो लैंग्वेज है उसके पास क्या होता है? लैंग्वेज हैज़ फीलिंग्स, लैंग्वेज हैज़ साउंड, सो देर आर कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, सो प्लीज़ ट्राई टू चेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 90, if a Bengali family lives in Delhi, the children in the family will learn blank in family and blank from environment, मतलब एक जो बंगाली फैमिली है वो जब दिल्ली में रहने आती है तो फैमिली में वो कौन सी लैंग्वेज सीखती है एंड एनवायरनमेंट के द्वारा उसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज सीखी जाती है? तो फैमिली में वो बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज फैमिली के द्वारा एक बार की जाएगी, एंड एनवायरनमेंट के द्वारा द फैमिली एक्वायर द हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज इन इंडिया हिंदी लैंग्वेज वी विल प्रीफर हिंदी लैंग्वेज। ओके, नमस्ते। इस वीडियो में हम शिफ्ट 4 सीरीज डी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो मैथमेटिक्स जो है वो पेज नंबर 65 से स्टार्ट है, तो आइए पेज नंबर 65 पर। पेज नंबर 65 पर है सेक्शन 4 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 91, रेखागणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। रेखागणित जो शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 92, बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो जब बालक आयत की परिभाषा का उसको ज्ञान होगा तभी वो उसका प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज्ञान क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है, बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? किसी भी डायग्राम की रचना करना, किसी भी डायग्राम को फॉर्मेट करना, फॉर्मेशन करना, ये सब उसके कौशल स्किल के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसमें कौशल जो ऑप्शन है डी क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते। ये बात आप ध्यान से देखिएगा कि यह गुण नहीं होते हैं, तो जो गुण होते हैं वो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा नेगेटिव वाला। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, पॉजिटिव, ये अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, ये थोड़ा नेगेटिव आ गया, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव ही बताना था कि कौन सा गुण प्रखर बुद्धि वाले बालकों में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 95, यदि 3 की पावर x प्लस 8 प्लस 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान है। तो जो ऊपर पावर है उसको जब पावर घातांक के जब आप रूल्स देखेंगे तो 27 को आप 3 का क्यूब लिखेंगे, और जब ऊपर पावर वाले इक्वेशंस को आपस में बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आपके पास आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96,
यदि x प्लस वाई बराबर 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो 1/x प्लस 1/y का मान आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो नीचे आएगा xy और ऊपर आएगा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है, हमें फाइंड करना है xy की वैल्यू। तो जो xy की वैल्यू है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy फॉर्मूले से आ जाएगी, जिसमें x प्लस वाई हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हमारे पास है, और जब हम पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास xy की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है 7/12 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, व्यंजक x³ - 2x + 1 का एक गुणनखंड है। जो गुणनखंड होते हैं उनको बराबर जीरो करने पर x की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को समीकरण में रखने पर पूरी की पूरी समीकरण की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है x-1। अब x-1 को हम जीरो के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा 1। अब x जो 1 आया है उसको व्यंजक क्वेश्चन वाला जो है x³ - 2x + 1 में हम रख देंगे, तो x³ की जगह 1 - 2 × 1 2 + 1, इसको जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, समीकरण 2/3x - 4 + 2/2x - 6 का हल जो है वो क्या होगा। हल का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इनको एलसीएम लीजिए, आपस में पक्षांतरण कीजिए, वज्र गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 99, थर्ड रूट ऑफ 8 डिवाइड √16 डिवाइड √100/49 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 1 to 5 इज इक्वल टू। तो थर्ड रूट ऑफ 8 जो है वो 2 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, 100 का रूट 10, 49 का रूट 7 एंड थर्ड रूट ऑफ 1 to 5 का 5। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा 7/4। क्वेश्चन नंबर 100, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर होगी। आप इसको सिंपल SI बराबर PRT/100 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, जिसमें SI 3/5 होगा और मूलधन को आप 1 मान लीजिए, तो SI हो गया 3/5, P हो गया 1, R हो गया R, T हो गया 5/100। इससे R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12%। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा सा इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 665। क्वेश्चन नंबर 102, यदि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। आप इसको सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या है। तो इसको करेंगे हम x का 75% + 75 बराबर x, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 300। क्वेश्चन नंबर 104, एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, 5% की कमी, 4% की वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी। ये एक सक्सेसिव है, आप 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या x माने और उसमें 6% की वृद्धि, 5% की कमी, 4% की वृद्धि का सक्सेसिव लगा करके बराबर में 1,30,910 रख देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि जो डायग्राम दिया गया है इसमें आपको कुछ एंगल दिए गए हैं और आपको एंगल सी की वैल्यू बतानी है। तो एंगल सी की वैल्यू आप इनको जब सोल्व करेंगे शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर और संरेखी कोण के आधार के सूत्र को लगाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 106, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं। तो दोनों त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांग सम, क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं, इसलिए वो सर्वांग सम हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से
6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, जिसमें 6 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है वो तो हो जाएगी लंब हो जाएगी, और जो त्रिज्या है वो कर्ण हो जाएगी, और जीवा का आधा आधार हो जाएगी। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सोल्व करके देखिएगा, नहीं हम वीडियो लेकर के आएंगे सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 108, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है 3a। तो 3a से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 अंडर 24, 18। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उससे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 109, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है आपको, और उसका परिमाप आपको पूछ रहा है, तो इसे आप सोल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 110, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो आपको इसमें जो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि एक पृष्ठ का विकर्ण नहीं है बल्कि काय विकर्ण है, जिसको बोलते हैं काय विकर्ण। तो काय विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √L² + B² + H²। इससे आ जाएगा आपका आंसर बी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 110 का। क्वेश्चन नंबर 111, सारणियन का मुख्य उद्देश्य है। जो सारणी बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, समकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना। समकों का मतलब होता है जो डेटा होता है उसको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उनको प्रेजेंट करना। ऑप्शन नंबर बी, समकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। जो डेटा होता है उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो सारणियन का उपयोग होता है। ऑप्शन सी, जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हमें सारणियन का यूज लेना पड़ता है, टेबुलेशन। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, किसी श्रेणी का बहुमूलक मूल्य होता है। जो मोड होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, तो सर्वाधिक बारंबारता मूल्य वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके वाई निर्देशांक जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें वाई निर्देशांक 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता है। जो 53 मंगलवार है उसके होने की क्या प्रायिकता है। तो 52 मंगलवार हम निकाल सकते हैं साइड में, बचा एक मंगलवार, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। मतलब वो एक दिन जो बचेगा वो मंगलवार होने की प्रायिकता एक दिन होगी, और टोटल 7 नंबर आ सकते हैं। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये आ सकते हैं। तो 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। तो गणित में पढ़ाते समय जो काम में आती है वो कौन कौन सी सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए, नेपियर पट्टिका आती है काम में। ऑप्शन बी, लघुगणकीय सारणी जो होती है, लॉगरिदमिक जो टेबल होती है वो भी काम आती है। ऑप्शन सी, ज्यामिति बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काम आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है। इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो इसमें प्लस माइनस भाग ऐसा कुछ आता है, तो भाग और माइनस वाले मैक्सिमम गलत होते हैं। तो ऑप्शन ए को छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन में माइनस और भाग आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, और वैसे भी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। रामानुजन भारतीय गणितज्ञ है। बी, ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ है। ऑप्शन सी, आर्यभट्ट, ये भी भारतीय गणितज्ञ है। ऑप्शन डी, पाइथागोरस, ये भारतीय गणितज्ञ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, ये थोड़ा सा आगे हो गया, वापस आ जाते हैं 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। तो कौशल जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि
संज्ञानात्मक उद्देश्य के सोपानों में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। मतलब गणित के शिक्षण में उस विधि को मूल्यांकन की विधि के रूप में उपयोग में नहीं लेते, ऐसी कौन सी विधि है। निरीक्षण लेते हैं, ऑप्शन बी साक्षात्कार, इसको भी लेते हैं, ऑप्शन सी छात्रों द्वारा बनाए शिक्षण मॉडल, इनको भी काम में लेते हैं, लेकिन ऑप्शन डी श्रुति लेख, गणित के शिक्षण में श्रुति लेख को ज़्यादा उपयोग में नहीं लेते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 119 का। क्वेश्चन नंबर 120, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा कथन है जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं थ्योरम, प्रमेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, अभी आगे बायोलॉजी के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सोल्व करेंगे। बायोलॉजी मतलब साइंस। नमस्ते, इस वीडियो में हम शिफ्ट 4 सीरीज डी के साइंस के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 73 पर है। तो पेज नंबर 73 पर हम आते हैं। पेज नंबर 73 1 to 1 क्वेश्चन से ये साइंस के क्वेश्चंस स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 1, यौन संचारित रोग का उदाहरण है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ऐसी डिजीज कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, खरीफ की फसल का उदाहरण है। खरीफ की फसल होती है मक्का, बाजरा, ऐसी। तो मक्का इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। जो सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए स्मृति विधि, स्मृति विधि इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्राचीन समय में लिखित सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं था, सुविधाजनक साधन नहीं था। तो इस वजह से जो प्राचीन समय के जो गुरुजन हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, वो ज्ञान को अपनी स्मृति में रखते थे और अधिगमकर्ता अर्थात छात्र को, बालक को अपनी स्मृति के आधार पर ज्ञान प्रदान करते थे। तो इसलिए स्मृति विधि जो है वो सबसे प्राचीन शिक्षण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 124, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन होता है, उसमें जो उनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि शैक्षिक हो चाहे से शैक्षिक हो, मतलब पढ़ने की हो चाहे खेलने की हो, हर तरह की गतिविधि का मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE में किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, विच टीचिंग एड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द विजुअल इक्विपमेंट। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है। तो दृश्य उपकरण में कौन सी सामग्री सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का जो वो है साधन जो है ग्रामोफोन, ये श्रव्य उपकरण है, तो इसको दृश्य उपकरण में नहीं सम्मिलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126, एक बल किसी क्षेत्र ए पर लग रहा है, यदि बल को दुगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दें तो परिणामी दाब का प्रारंभिक दाब क्या होगा। तो जो दाब होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। F को इन्होंने 2 गुना किया है मतलब 2F किया है, और क्षेत्र को आधा किया मतलब A जो है उसको A/2 कर दिया। तो ऊपर था 2F, नीचे है A/2। तो जो 2 है वो ऊपर 2F के 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 बन जाएगा और बराबर में आएगा 4F/A। तो F/A जो है वो पुराना बल दाब है, तो 4 गुना हो चुका है। आप देख सकते हैं 4 गुना हो गया। तो आंसर डी जो हो वो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 126 का 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा, तो इसका दूसरा सिरा ऑब्वियसली बात है ठंडा हो जाएगा। लेकिन NCERT में डायरेक्ट बताया गया है कि ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो लकड़ी है उसको ऊष्मा का कुचालक बताया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमारे आकार का होता है, वो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनने की वजह से वो आभासी वर्चुअल होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पर।
स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा होती है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके लिए जो श्रव्यता सीमा ऑडिबिलिटी लिमिट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 130, फुल नेम ऑफ एलईडी इज। जो एलईडी होता है उसका फुल नेम क्या होता है? जब आपको आंसर नहीं पता चले हिंदी में तो आप इंग्लिश में एक बार आ जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन डी हिंदी में देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131, विद्युत सेल परिवर्तित करता है। जो विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? मतलब अच्छे परीक्षण में कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए विश्वसनीयता होनी चाहिए, ऑप्शन बी वैधता ये भी होनी चाहिए, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता ये भी होनी चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्तिपरकता ये नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रेसिंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसका आंसर ऑप्शन सी विनोविंग निष्पावन भी करते हैं। विनोविंग निष्पावन तब करते हैं जब हम चावल में से कुछ गंदगियाँ निकाल रहे हों तो उसको बोलते हैं विनोविंग, बट जब चावल ही निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। क्वेश्चन नंबर 135, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। जब साधारण नमक बनाया जाता है समुद्री जल से तो समुद्री जल का क्या किया जाता है? समुद्री जल का वाष्पन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 135 का। क्वेश्चन नंबर 136, जब चींटी काटती है तो उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर एक केलेमाइन विलयन लगाया जाता है। अब उस केलेमाइन विलयन में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, जो कि उस केलेमाइन पदार्थ में होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है। जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए जो उत्तरदायी ऑक्साइड होता है, रेस्पॉन्सिबल ऑक्साइड होता है, वो कौन सा होता है? तो जो नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं उनमें जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड वो इसका राइट आंसर होगा। वो ही ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एसिड रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 138, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जिसके ऊपर ताप का प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा होता है कि बेकेलाइट और मेलामाइन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 138 का। क्वेश्चन नंबर 139, किलो जूल पर केजी इकाई में सर्वाधिक ऊष्मामान वाला ईंधन है। मतलब सर्वाधिक ऊष्मामान जो है वो कौन से ईंधन का होता है, जो कि नीचे ऑप्शन में दिखा रहे हैं। जो ऑप्शन में दिखा रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा ऊष्मायमान होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 140, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयुक्त किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है। अब प्रयोगशाला में जाएगा तो एक्टिविटी करेगा तो एक्टिविटी किट होना चाहिए उसके पास में, एक्टिविटी ऐड होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्रियात्मक साधन। क्वेश्चन नंबर 141, किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी प्रोटिस्टा इसमें ही किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फल, फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 143, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जो प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा किया जाता है फोटोसिंथेसिस, उसमें कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ऑक्सीजन इसमें आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन डी जो ऑक्सीजन है वो तो इनके द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। तो जो पौधे हैं वो जब श्वसन लेते हैं तो जो उनका ग्लूकोज अम्ल है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 145, सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? गोल्जी उपकरण को जिन्होंने वर्णित किया है उनके नाम में भी गोल्जी आता है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन सी कैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 146,
कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? काली खांसी कौन से जीवाणु से होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बोर्डीटेला पर्टुसिस, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? जो मनुष्य होता है उसकी त्वचा में जो स्वेट ग्लैंड होती है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है एक्राइन प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, विटामिन डी कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? ऑप्शन डी रिकेट्स है। क्वेश्चन नंबर 149, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मतलब कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ऐसा है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? मतलब अंडाणु के जो परिपक्वन होता है उसको नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? तो ऑप्शन ए है फर्टिलिटी वाला, फर्टिलिटी स्टिमुलेशन हार्मोन, FSH।